हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आइसोमरिज्म का चैप्टर देखा था और मैंने कहा था कि ऑप्टिकल आइसोमर्स छूटा हुआ है, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं उसे करवा दूंगा। तो मुझे समय नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा समय मिला तो मैंने नोट्स बनाया और आज इस चैप्टर को करवा रहा हूँ। आजकल में जिसका एग्ज़ाम है जेएसएससी लैब असिस्टेंट का, हो सकता है वे इस वीडियो को न देख पाए, लेकिन जिनका 9 तारीख को या फिर 11 तारीख को एग्ज़ाम है वे अवश्य ही इस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, चाहे आप जेएसएससी लैब असिस्टेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जेएसएससी पीजीटी या फिर जेएसएससी टेक्निकल केमिस्ट्री, इन तीनों ही परीक्षाओं के लिए आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग जानेंगे जेएसएससी लेवल में ऑप्टिकल आइसोमर से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। और अगर आपने वीडियो को देखना शुरू कर चुका है लेकिन फिर भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि किस प्रकार की वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जाएं। अधिक से अधिक रिस्पांस दिया करें। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात, अगर आपको अपना सेंटर बताना है तो नीचे कमेंट में अपना सेंटर का नाम बता सकते हैं, जिससे अन्य स्टूडेंट को पता चले कि आपके साथ उनका एग्ज़ाम है। और जिनका भी एग्ज़ाम आज काल में है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में मैसेज करके मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं अगर आपका मन करे तो चलिए जानते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। सबसे पहले जानते हैं ऑप्टिकल आइसोमर होता क्या है। तो ऑप्टिकल आइसोमर में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहेगा, उसके बाद सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहेगा। याद रखेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स में। यहाँ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स में भी पढ़े थे, अर्थात कि डायस्टीरियो में जो पढ़े थे उसमें भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था और सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था। फिर ऑप्टिकल आइसोमर में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे डिफरेंस आता है ऑप्टिकल आइसोमर में सेम फिजिकल एंड केमिकल फॉर्मूला भी रहेगा। याद रखेंगे, सेम फिजिकल एंड केमिकल फॉर्मूला रहता है ऑप्टिकल आइसोमर का। कुछ कुछ केसेस में एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा केमिकल फॉर्मूला में, वैसे तो केमिस्ट्री में हर जगह एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऑप्टिकल आइसोमर्स में आपको सेम फिजिकल एंड सेम केमिकल फॉर्मूला देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे तीन चीज़ याद रखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा एंड सेम फिजिकल एंड केमिकल फॉर्मूला होगा। फिर से यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन राइज कर रहा होगा, अगर सब कुछ सेम ही है तो इसमें डिफरेंस क्या रहता है। दो कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो हम डिफरेंस किस प्रकार से खोज सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंस आता है, दे डिफर इन दियर बिहेवियर टूवर्ड्स लाइट। लाइट की ओर उनका जो बिहेवियर है उसमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। और ये जो लाइट की ओर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है ये ऑर्डिनरी लाइट नहीं होता है, अर्थात कि जो अपना बल्ब से आप रोशनी देख रहे हैं या फिर जो सूरज का रोशनी रहता है वैसा लाइट नहीं रहता है, बल्कि किस प्रकार का लाइट रहता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट रहता है। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ये क्या होता है उसके बारे में नीचे हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये किस प्रकार लाइट की तरफ अपना बिहेवियर अलग शो करता है। जैसे कि मान लेते हैं दो आपका ऑप्टिकल आइसोमर है, तो ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर लाइट की ओर किस प्रकार अलग बिहेवियर शो करेगा उसके बारे में जानते हैं। तो ये अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो हम जान जाएंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करता है, अर्थात कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जैसे था उसी प्रकार आगे भी जब उस सब्सटेंस से पार होता है तो वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिस प्रकार था उसी प्रकार रहता है, तो वह ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड माना जाएगा। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता क्या है। ठीक है,
जैसे कि आपका साउंड होता है उसको प्रोपगेट करने के लिए मान लेते हैं आपका मुंह से निकल करके साउंड जो सुनाई देता है दूसरा के कान तक पहुंचता है। प्रोपगेट करने के लिए उसको किसी ना किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, अर्थात कि पहले वो आपके मुंह के सामने के कण को वाइब्रेट करेगा, उसके बाद दूसरा कण वाइब्रेट होगा और ऐसे वाइब्रेशन होते होते कान तक पहुंचेगा। तो ये हुआ साउंड का बात। लेकिन लाइट तो वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। आखिर लाइट कैसे ट्रेवल कर सकता है जबकि उसको किसी मीडियम की आवश्यकता भी नहीं होती है, बिना मीडियम का भी वो ट्रेवल कर सकता है। तो वैसे केसेस में वाइब्रेशन तो होगा, बिना वाइब्रेशन का ट्रेवल होगा ही नहीं। वाइब्रेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक ई वेक्टर से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन हो करके लाइट जो है वो दूर से ट्रेवल करता है। जैसे कि सूरज से हमारे पास पहुंचता है, सूरज से पहुंचने के दौरान अंदर में उसको वैक्यूम मिलता है, उसके बाद वह वायुमंडल में प्रवेश करता है जहां उसको एयर मीडियम मिलता है, फिर भी वो हमारे पास पहुंचता है, ठीक है। अर्थात कि वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, उसके बाद मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वाइब्रेशन होता है। ये वाइब्रेशन किस प्रकार होता है, ये वाइब्रेशन आप देख पा रहे होंगे, ये एक लाइट सोर्स है, इसका जो वाइब्रेशन है इस प्रकार से चारों तरफ इस प्रकार से वाइब्रेशन होते रहता है। तो ये ऑर्डिनरी लाइट है। अब आते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। इस ऑर्डिनरी लाइट को जब निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है, निकोल प्रिज्म क्या होता है, CaCO3 से बना होता है। निकोल प्रिज्म से जब गुजारा जाता है तो इस प्रकार का हमें केवल वाइब्रेशन तो मिलता है लेकिन एक ही प्लेन में वाइब्रेशन मिलता है, इसीलिए इसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। तो याद रखेंगे ऑर्डिनरी जो लाइट होता है वो चारों तरफ वाइब्रेशन करता है, जबकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है वो एक ही प्लेन में वाइब्रेशन करता है, इसीलिए इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। कहाँ से हमें मिलेगा, निकोल प्रिज्म से मिलेगा, ठीक है। यहीं से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको शुरू से ही मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि इससे शुरू में पूछा जाएगा कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का क्या क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रहेगा, सेम फिजिकल एंड केमिकल फॉर्मूला रहेगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है कि ऑप्टिकल आइसोमर अगर डिफरेंस शो करते हैं तो क्या चीज़ में डिफरेंस शो करते हैं। तो याद रखेंगे वे टुवर्ड्स लाइट की ओर, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की ओर डिफरेंस शो करते हैं, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद याद रखेंगे आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो निकोल प्रिज्म से अगर आप ऑर्डिनरी लाइट को गुजारते हैं तो आपको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगा। तो याद रखेंगे निकोल प्रिज्म किससे बना होता है, CaCO3 से बना होता है। इतनी चीज़ों को आप याद रखेंगे। अब यहाँ से अगर प्लेन पोलराइज्ड को कोई भी सब्सटेंस रोटेट कर देता है तो हमें पता चलेगा कि वो सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। यहीं पे आपका मुख्य क्वेश्चन बनता है, बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI करके रखिए। JSSC के एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को आप किस प्रकार से पहचानेंगे। तो उसको पहचानेंगे हम लोग अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है, अर्थात कि ये सीधा है, इसको अगर रोटेट कर दिया या फिर ऐसे कर दिया या फिर ऐसे कर दिया, रोटेट कर दिया, तो आप समझ जाएंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। अब ये रोटेट कैसे करेगा, इसको एक यंत्र होता है उससे भी क्वेश्चन बनता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग गुजारते हैं किसी भी सब्सटेंस का ऑप्टिकली एक्टिवनेस या फिर इनएक्टिवनेस प्राप्त करने के लिए, उस यंत्र का क्या नाम है या फिर उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है। तो उसको हम लोग पोलराइजर कहते हैं, ठीक है। तो याद रखें पोलारीमीटर, माफ कीजिएगा, पोलारीमीटर कहते हैं, पोलारीमीटर, पोलारीमीटर मीटर। इस पोलारीमीटर से ही हम लोग पता करते हैं कि कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। तो चलिए आगे जानते हैं थोड़ा सा पोलारीमीटर के बारे में। तो उस हम लोग सब्सटेंस, उस एलिमेंट को माफ कीजिएगा, उस यंत्र को कहते हैं पोलारीमीटर, जिसमें ऑप्टिकली एक्टिवनेस या फिर इनएक्टिवनेस को पता किया जाता है और ये भी मेज़र किया जाता है अगर ऑप्टिकली एक्टिव है वो कितना अधिक एक्टिव है या फिर कितना कम एक्टिव है, उस चीज़ के बारे में भी पोलारीमीटर में हमें पता चलता है। ये काम कैसे करते हैं, जैसे आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट ले लिए, उसको पोलारीमीटर से गुजारते हैं तो हमें कुछ रिजल्ट मिलता है। पोलारीमीटर इस प्रकार का ट्यूब होता है, इस ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन ऑफ केमिकल कंपाउंड डालेंगे, अर्थात कि जिस केमिकल कंपाउंड का आपको चेक करना है ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसको डालेंगे और यहाँ से आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे तो रिजल्ट आएगा। और अगर रोटेशन होता है तो हम जान जाएंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, अगर रोटेशन नहीं होता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है।
यहाँ पे जैसे ही हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस ट्यूब से गुजारते हैं तो 3 प्रकार का रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। वो 3 प्रकार का रिजल्ट कौन कौन सा है वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, उसे देख लेते हैं। सबसे पहला रिजल्ट तो आपको मिलेगा अनइफेक्टेड, अर्थात कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपने पोलारीमीटर से जिस प्रकार से गुजारा था उसी प्रकार वो अनइफेक्टेड रह गया, अर्थात कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट में किसी भी प्रकार का रोटेशन नहीं मिला। तो उसमें हम लोग को समझ जाना है कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज रोटेट होता है तो उसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे, और ऐसे केस में हम लोग उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। किसी किसी जगह आपको प्लस भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी हम लोग किसे कहते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब पोलारीमीटर राइट की ओर, माफ कीजिएगा, क्लॉकवाइज जब रोटेशन करवाता है तो उसे हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। वहीं अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो उसे हम लोग लेबो रोटेटरी कहेंगे। कहीं कहीं आपको माइनस भी देखने को मिलेगा। इन दोनों ही केस में, केस 2 और केस 3 में, आपका जो सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होगा। इसे आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे इतना तो पता चल गया कि कौन सा सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। आपका माइंड में एक क्वेश्चन फिर से राइज हो रहा होगा कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो कितना अधिक एक्टिव है या फिर कितना कम एक्टिव है। तो उसको जानने के लिए आप जानेंगे कि जितना अधिक थीटा का वैल्यू होगा उतना अधिक ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अर्थात कि जो एंगल से रोटेट कर रहा है, ये आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट था, आप पोलारीमीटर से गुजारते हैं तो ये आपका रोटेट हो गया, तो ये एंगल को हम लोग थीटा कहते हैं। जितना अधिक आपका रोटेट होगा उतना अधिक ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हूँ, जितना अधिक रोटेशन उतना अधिक ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ क्राइटेरिया रखा गया है इसके लिए, क्योंकि अगर मान लेते हैं दो सब्सटेंस का आप ऑप्टिकली एक्टिवनेस को चेक कर रहे हैं, कौन सा सब्सटेंस अधिक ऑप्टिकल एक्टिव है, और आपने किस ट्यूब में मान लेते हैं किसी सब्सटेंस को 1 ग्राम ले लिया, किसी सब्सटेंस को 2 ग्राम ले लिया, ट्यूब का किसी सब्सटेंस में आप 10 सेंटीमीटर ले लिए, किसी सब्सटेंस में आप 20 सेंटीमीटर आप अगर ले लिए, तो ऐसे में तो कंक्लूजन अच्छा से निकलेगा ही नहीं। ठीक है, किसी का आधा, माफ कीजिए, किसी का ज़्यादा आ जाएगा ऑप्टिकल एक्टिवनेस, जैसे कि 2 ग्राम जब लिए होंगे तो इसका ऑप्टिकल एक्टिवनेस अधिक आ गया, इसका ऑप्टिकल एक्टिवनेस कम आ गया। तो इससे अच्छी तरीके से पता हमें नहीं चल रहा है कि कौन सा अधिक ऑप्टिकल एक्टिव है। तो इसके लिए एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया कि कंसंट्रेशन जो आप लेंगे पोलारीमीटर के अंदर सब्सटेंस का, उसका कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर मोल होना चाहिए, और ट्यूब का लेंथ होना चाहिए 10 सेंटीमीटर, जिसे हम लोग 1 डीएम डेसीमीटर कहते हैं। ठीक है, और इसी से स्पेसिफिक रोटेशन का हमारे पास आता है अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई एल इंटू सी, और यही स्टैंडर्ड सेट किया गया है ऑप्टिकल एक्टिवनेस को नापने के लिए, जहाँ पे एल इज इक्वल टू हो जाएगा इन डेसीमीटर एंड सी इज इक्वल टू ग्राम पर मोल। तो याद रखेंगे अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई एल इंटू सी, इस इक्वेशन से डायरेक्टली आपके आने वाले परीक्षा में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने पढ़ लिया ऑप्टिकल एक्टिवनेस के बारे में कि चलो पोलारीमीटर से हम लोग इसे जांच सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन में आ गया और आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर कौन सा सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो आप एग्ज़ाम से लेबोरेटरी तो जा नहीं सकते कि जाकर के आप जाएंगे पोलारीमीटर से चेक करेंगे फिर से एग्ज़ाम हॉल में आएंगे, तब तक देखिएगा एग्ज़ाम पार हो गया। ठीक है, तो वैसा तो कर नहीं सकते। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं है। ठीक है, वैसे तो सबसे बेस्ट तरीका वही है पोलारीमीटर से चेक करना, लेकिन क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार आप जान सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का याद रखेंगे डाइसिमेट्री कंपाउंड होता है, अर्थात कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होगा। अगर डाइसिमेट्री मतलब क्या होता है, डाइसिमेट्री मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, माफ कीजिएगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। डाइसिमेट्री मतलब होता है सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होगा। ठीक है, जो कंपाउंड होगा वो कायरलिटी होगा। कायरलिटी और कायरल सेंटर में अंतर है, नीचे हम लोग जानेंगे। कायरलिटी का भी सिंपली मीनिंग आप समझिए डाइसिमेट्री से ही है कि जो कंपाउंड होगा वो सिमेट्री नहीं होगा, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। और उसके बाद नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर होगा, मिरर इमेज होगा, अर्थात कि जो मिरर इमेज हमें मिलेगा एक दूसरे के ऊपर अगर आप रखेंगे तो वह नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, अर्थात कि एक दूसरे को ढकेगा नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, डायरेक्टली इसी से क्वेश्चन बना था लैक्टिक एसिड से प्रीवियस ईयर में, और उसी एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 ओइक एसिड, इसे हम लोग लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। इसको अगर आप
इस प्रकार से स्ट्रक्चर लिखेंगे COOH, C इधर लेफ्ट साइड में CH3, OH और H। इसको हम लोग क्लॉकवाइज इसका रोटेशन हमें मिलता है, जिसके कारण इसे हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी नाम दिए। और उसके बाद उसका एक आइसोमर मिलता है लिबो रोटेटरी, जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। जब आप इस मॉलिक्यूल को उठा करके, जब आप टोटल इस कंपाउंड को उठा करके इधर रखेंगे इसके ऊपर, तो आप देखेंगे कि सारा जो आपका एलिमेंट है वो नहीं ढकता है। जैसे कि COOH मान लेते हैं, COH को ढक दिया, C को ढक दिया, लेकिन यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, तो ये नहीं ढकेगा, जिसके कारण इसे नॉन सुपर इम्पोजेबल कहेंगे। वैसे तो सुपर इम्पोजेबल पता करने का एक बेस्ट तरीका, एक्चुअली राइट तरीका होता है, इसको 180 डिग्री पे रोटेट किया जाता है, उसके बाद सुपर इम्पोजेबल को आप सही से जान सकते हैं कि सुपर इम्पोजिबल है या फिर नहीं है। तरीका ये होता है कि 180 डिग्री पहले इसको रोटेट कीजिए, उसके बाद इसके ऊपर रखिए, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, 3D मॉडल में अच्छे से दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, लैक्टिक एसिड कायरल कंपाउंड होता है। कायरल कंपाउंड को किसे कहते हैं? कायरल सेंटर आप सभी को पता होगा, जिसका चारों ओर जो जुड़ा हुआ ग्रुप रहेगा वो अलग अलग ग्रुप रहता है। ठीक है, तो इतने चीज़ों से आप पता कर सकते हैं। यहीं से इनेंसोमर का फैक्ट आता है कि पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। इनेंसोमर हमें किससे कहते हैं? पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स व्हिच आर नॉन इम्पोजेबल मिरर इमेज, अर्थात कि पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर को हम लोग इनेंसोमर कह सकते हैं, जो कि एक दूसरे का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है। दे डिफर इन रोटेशन ऑफ पीपीएल, वे एक दूसरे से, अगर एक प्लस होगा एक माइनस होगा, अर्थात कि एक लिबो रोटेटरी होगा तो एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, एक क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा पीपीएल को तो एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। तो ये आपको अंतर देखने को मिलता है इनेंसोमर में। ठीक है, कायरल सेंटर के बारे में भी जान लेते हैं। कायरल सेंटर अर्थात कि किसी, अगर कोई एक एटम है उसके चारों ओर अलग अलग ग्रुप लगा है तो उसे हम लोग कायरल सेंटर कहते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज होता है, अर्थात कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। sp3 मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। BSPR में मैंने पढ़ा चुका था, कितना बार मैंने कहा है। sp3 जो हाइब्रिडाइज होता है उस 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो 4 बॉन्ड जो बना रहा है ये चारों अलग अलग एलिमेंट या फिर ग्रुप के साथ बॉन्ड बना रहा है। जैसे कि यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, ये चारों भी अलग बना रहा है, तो इसी को हम लोग कायरल कहते हैं। याद रखेंगे, जरूरी नहीं है कि कायरल सेंटर का होना अर्थात कि ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ एक चीज़ जरूरी है कि ओनली वन कायरल सेंटर, अगर केवल एक ही कायरल सेंटर है तो वह 100% श्योर है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जैसे कि लैक्टिक एसिड में केवल एक ही कायरल सेंटर है, एक ही आपको यहाँ कार्बन दिख रहा है जो कि कायरल सेंटर है, तो ये 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो याद रखें ये लैक्टिक एसिड का उदाहरण है, ये मैं ऐसे ही उदाहरण दिया हूँ। तो यहाँ पे कायरल सेंटर अगर होगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन अगर एक ही कायरल सेंटर होगा तो वो 100% ज़रूरी है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा ही। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, सेकेंडरी, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यहाँ पे एक ही कायरल सेंटर है, ये देख रहा होगा कायरल सेंटर है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसमें आप देख पा रहे होंगे कायरल सेंटर नहीं है, तो ये जैसे कि इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, अर्थात कि ये कायरल सेंटर नहीं है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो डायरेक्टली आपका क्वेश्चन में आ सकता है कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। उसके बाद आपका क्वेश्चन में आ सकता है कि आइसोमर, एक आइसोमर दे दिया जाएगा, दूसरा आइसोमर पूछा जाएगा, और या फिर 3 आइसोमर दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया, जो कि JSSC के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आज कल में जिसका एग्जाम है उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। 9 और 11 को जितने भी स्टूडेंट्स का एग्जाम है अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं वीडियो प्रोवाइड करवाते रहूँगा जब तक कि आपका लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, और वैसे स्टूडेंट जिनका आजकल में एग्ज़ाम है उनसे बहुत अधिक मेरा अनुरोध है कि नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट, माफ़ कीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम में जा सकते हैं। टेलीग्राम में @bound2education सर्च कर सकते हैं, @bound2education @bound2education सर्च कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप इसमें मैसेज कर सकते हैं मुझे। अगर आपका मेमोरी में क्वेश्चन याद रहेगा तो आप मुझे बता दीजिएगा जब भी आपका एग्ज़ाम हो। ठीक है, एनालाइज करने में मुझे
मदद होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, वैसे तो अभी समय नहीं है, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव बुक का पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, या फिर जाकर के आप बाउंड टू एडुकेशन में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बुक प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।